क्या तुमने कभी सन्नाटे को सुनने की कोशिश की है? वह सन्नाटा नहीं जो शोर थमने के बाद आता है, बल्कि वह सन्नाटा जो किसी की मौत के बाद छा जाता है। वह सन्नाटा जो चीख से भी ज्यादा कान फाड़ डाल देने वाला होता है। कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, कुछ इतिहास पन्नों में दफन ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है जानने की भूख, और यही भूख उसे अक्सर उस अंधेरे कुएं में धकेल देती है जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। ये कहानी उसी गलती की है, उस एक रात की है जब चांद ने भी आसमान से अपना मुंह छिपा लिया था। हवाओं में खून की महक थी और परछाइयां जिंदा हो उठी थीं। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वह कोई कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर गोलियों की तरह बरस रही थीं। वाइपर की आवाज के अलावा बाहर सिर्फ तूफान का शोर था। रात के 11 बज चुके थे और आर्यन को जीपीएस पर भरोसा करके इस सुनसान रास्ते पर आना अब अपनी सबसे बड़ी गलती लग रही थी। आर्यन खन्ना दिल्ली का एक मशहूर क्राइम रिपोर्टर जो भूतों और आत्माओं को सिर्फ दिमाग का वहम मानता था। उसे रामपुर गांव की 200 साल पुरानी काली हवेली पर एक आर्टिकल लिखना था। लोगों का कहना था कि वहां जो भी जाता है या तो वापस नहीं आता या पागल हो जाता है। आर्यन के लिए यह सिर्फ एक टीआरपी स्टंट था। अचानक कार के सामने एक घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी उस सफेद दीवार को भेद नहीं पा रही थी। लानत है! आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। इस घटिया नेटवर्क ने भी अभी जाना था। उसने कार धीमी की। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। दोनों तरफ घने जंगल थे जिनके पेड़ीज ऐसे लग रहे थे मानो लंबे लंबे हाथ फैलाकर उसे जग धरने के लिए तैयार हों। तभी उसे लगा कि पेड़ीज के पीछे से कोई झांक रहा है। उसने झटके से ब्रेक मारा। कार की हेडलाइट की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक लालटेन थी। बारिश में भीगते हुए वह बिना पलक झपकाए आर्यन की कार को घूर रहा था। आर्यन ने कांच नीचे किया। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा, जिसमें गीली मिट्टी की नहीं बल्कि सड्डे हुए मांस की बदबू थी। बाबा, ये काली हवेली का रास्ता किधर है? आर्यन ने ऊंची आवाज में पूछा। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और आगे के अंधेरे रास्ते की ओर इशारा किया। उसका चेहरा लालटेन की मध्यम रोशनी में किसी लाश जैसा पीला दिख रहा था। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। आर्यन के रोंगटे खड़खड़े हो गए। उसने जल्दी से कांच चढ़ाया और एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां कोई नहीं था। वह बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है, आर्यन ने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद जंगल खत्म हुआ और सामने एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया। जंग लगा हुआ गेट जो शायद दशकों से नहीं खुला था। उसके पीछे बिजली की कड़क दाहट में चमकती हुई वह इमारत खद्दी थी, काली हवेली। हवेली किसी दैत्य की तरह अंधेरे में सिर उठाए खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, मानो किसी ने उनकी आंखें फोड़ा दी हों। दीवारों पर जमी काई उसे और भी भयानक बना रही थी। आर्यन ने कार गेट के बाहर रोकी। उसने अपना बैग और टॉर्च उठाई। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, सन्नाटा चीख उठा। यहां बारिश की आवाज नहीं थी, झींगुरों का शोर नहीं था, बस एक भारी दम घोंटू सन्नाटा था। उसने लोहे के गेट को धक्का दिया। एक बहुत ही मनहूस और तीखी आवाज के साथ गेट खुला। ऐसा लगा जैसे किसी ने दर्द में कराहते हुए मुंह खोला हो। आर्यन ने अंदर कदम रखा। हवेली के मुख्य द्वार तक जाने वाला रास्ता सूखी पत्तियों से भरा था। अजीब बात यह थी कि इतनी बारिश के बावजूद वे पत्तियां सूखी लग रही थीं। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे लगा कि किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, लौट जाओ। आर्यन झटके से पलटा। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कोई नहीं था, सिर्फ पुराने पेड़ेज और उनकी डरावनी परछाइयां। कौन है वहां? आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज गूंज कर वापस आई, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट मिली। दिमाग का खेल है। उसने बड़बड़ाते हुए टॉर्च की रोशनी हवेली के मुख्य दरवाजे पर डाली। दरवाजे पर पीतल का एक बड़ा सा लॉक लगा था, लेकिन वह खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था।
टॉर्च की रोशनी में उसे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। बीच में एक झूमर लटक रहा था जो हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक कहीं से घड्डी की आवाज आने लगी। आर्यन की नजर सामने दीवार पर गई। वहां एक बड़ी पेंडुलम घड्डी थी। वह बंद थी। उसका समय 12 बजे पर रुका हुआ था। फिर वह आवाज कहां से आ रही थी? तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की आवाज आई। आर्यन का तर्कशास्त्री दिमाग अब जवाब दे रहा था, यह वहम नहीं हो सकता। उसने ऊपर की सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। एक औरत जो रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे उसी को देख रही थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, हॉल का भारी भरकम मुख्य दरवाजा उसके पीछे अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वह अंदर था और वह साया गायब हो चुका था। दरवाजे के बंद होते ही आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। जंग लगा लोहे का हैंडल उसकी हथेली में चुभने लगा, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने कंधे से धक्का मारा, लात मारी, लेकिन वह लकड़ी का भारी दरवाजा अब किसी दीवार की तरह अटल हो चुका था। कोई है? खोलो इसे! आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी अपनी ही आवाज उस विशाल हॉल में गूंजकर वापस आ गई। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन की रोशनी अंधेरे में किसी जुगनू जैसी लग रही थी। नो सर्विस। नेटवर्क के डंडे गायब थे। उसने झुंझलाहट में फोन वापस जेब में डाला और गहरी सांस ली। घबराने से काम नहीं चलेगा। वह एक तर्कवादी इंसान था। उसका दिमाग अब भी तर्क ढूंढ रहा था। शायद हवा के तेज दबाव से दरवाजा बंद हुआ हो और पुराना लॉक अपने आप अटक गया हो। उसने टॉर्च की रोशनी फिर से हॉल में घुमाई। अब उसे वह साया ऊपर की रेलिंग पर नहीं दिखा। हॉल में धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन फर्श पर कुछ अजीब था। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे की। धूल भरी जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और वे निशान सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। वही सीढ़ियां जहां उसने उस औरत को देखा था। तो कोई है यहां, आर्यन ने मन ही मन सोचा। शायद कोई पागल या नशेदी इस खंडहर में पनाह लिए हुए है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने बैग से एक छोटा सा फोल्डिंग चाकू निकाला जो वह हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए रखता था, और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां ऐसे चरमरा रही थीं जैसे किसी बूढ़े इंसान की हड्डियां टूट रही हों। हवेली के अंदर की हवा बाहर की हवा से बिल्कुल अलग थी। यहां ठंडक तो थी, लेकिन वह ठंडक त्वचा को नहीं बल्कि हड्डियों को छू रही थी। एक अजीब सी सद्दांध, जैसे मरे हुए चूहों और पुराने इत्र की मिलीजुली बदबू हवा में तैर रही थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर आर्यन एक लंबे गलियारे में खड़ा था। गलियारे के दोनों तरफ कई कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं जिनमें जाले लगे हुए थे। उसने टॉर्च की रोशनी एक पेंटिंग पर डाली। वह किसी रजा महाराजा की तस्वीर लग रही थी, लेकिन किसी ने उस तस्वीर को बेरहमी से खुरच दिया था। चेहरे की जगह अब सिर्फ कैनवस के फटे हुए धागे थे। अचानक गलियारे के आखिरी छोर से एक आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुला हो। आर्यन ने टॉर्च सीधी उस दिशा में तानी। गलियारे के अंत में बाईं ओर का आखिरी दरवाजा हल्का सा खुला था। बाकी सारे दरवाजे बंद थे सिवाय उस एक के। हिम्मत करके वह उस कमरे की तरफ बढ़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़ ढकने कानों में सुनाई दे रही थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने उसे धीरे से धक्का दिया। यह एक शयन कक्ष था। बीच में एक बद्धा सा 4 स्तंभों वाला पलंग था जिस पर फटी हुई मच्छरदानी लटक रही थी। कमरे के एक कोने में एक आदमकद आईना था जिस पर धूल जमी थी, और दूसरे कोने में एक पालना रखा था। आर्यन की टॉर्च पालने पर जाकर रुक गई। वह लकड़ी का पालना धीरे धीरे हिल रहा था। हवा का कोई झोंका नहीं था। खिड़कियां बंद थीं। फिर यह पालना कैसे हिल रहा था? आर्यन के माथे पर पसीना आने लगा। वह सम्मोहित सा पालने के पास गया। जैसे ही उसने पालने के अंदर झांका, उसका खून जम गया। पालने के अंदर कोई बच्चा नहीं था। वहां एक पुरानी गंदी गुद्दिया पड्डी थी। उसकी एक आंख नहीं थी और गर्दन अजीब तरीके से मुद्दी हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि गुद्दिया के कपड़े खून से सने हुए थे और वह खून ताजा लग रहा था। तभी कमरे के दूसरे कोने से उस बद्धे आईने के पास से खनखनाती हुई हंसी सुनाई दी, किसी बच्चे की हंसी। आर्यन तेजी से पलटा
और टॉर्च आईने पर मारी। आईने में उसका अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन कुछ गड्ढाबद्दाश थी। आर्यन टॉर्च को अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन आईने में उसके प्रतिबिंब ने टॉर्च बाएं हाथ में पकड़ दी थी और उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, एक शैतानी चौधी मुस्कान, जबकि आर्यन का चेहरा डर से सफेद पद्दा था। कौन हो तुम? आर्यन की आवाज कांप गई। आईने के अंदर वाले आर्यन ने अपना हाथ उठाया और पीछे की तरफ इशारा किया। आर्यन को अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पलटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो। उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज फिर से फुसफुसाई जो उसने गेट पर सुनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आर्यन। इस बार आवाज ने उसका नाम लिया था। तभी उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कमरे के चारों कोनों से सरसराहट की आवाजें आ रही हैं, जैसे कई लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हों। फर्श पर घिसटते हुए कदमों की आवाज, और फिर किसी ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। उसने अपने दूसरे हाथ से अंधेरे में मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ सिर्फ खाली हवा से टकराया। वहां कोई नहीं था। फिर उसे पकड़ा किसने था? तभी फर्श पर गिरी हुई उसकी टॉर्च एक पल के लिए फिर से जल उठी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उस 1 सेकंड की रोशनी ने आर्यन की रूह कंपा दी। उसने देखा कि उसे पकड़ धरने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो उसे रास्ते में मिला था। लेकिन अब उसका हुलिया बदल चुका था। उसका जबड़ा गायब था, जिससे उसकी लंबी काली जीभ बाहर लटक रही थी और उसकी आंखों के गड्ढों में से काले कीड़े बाहर निकल रहे थे। वह आर्यन के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी सड़ी हुई सांसें आर्यन के चेहरे पर लग रही थीं। आजाद कर दो हमें, उस टूटे हुए जबड़े से एक घिघियाती हुई गीली आवाज आई। आर्यन के अंदर न जाने कहां से ताकत आ गई। शायद वह मौत का डर था। उसने एक जोरदार झटका दिया और अपना हाथ छुड़ा लिया। संतुलन बिगड़ाने से वह पीछे की तरफ गिरा और लुढ़कते हुए कमरे से बाहर गलियारे में आ गया। बिना पीछे देखे वह भागा। वह उठ खड़ा हुआ और अंधेरे गलियारे में अंधाधुंध दौड़ने लगा। पीछे से कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोरी फर्श पर घिसट रही हो। आर्यन सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसका दिमाग सुन्न पड़ा डराज गया। सीढ़ियां गायब थीं। जहां नीचे जाने का रास्ता होना चाहिए था, वहां अब एक ठोस दीवार खड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? मैं यहीं से ऊपर आया था, वह चिल्लाया। हवेली का नक्शा बदल रहा था। यह घर उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। घिसटने की आवाज करीब आ रही थी। अब वह गलियारे के मोड़ तक पहुंच चुकी थी। आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी दाईं ओर देखा। एक और भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा था। उसने बिना सोचे उसे धक्का दिया। शुक्र है यह खुला था। वह अंदर कूदा और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर उसने पास पड़ी एक भारी मेज को घसीटकर दरवाजे के आगे लगा दिया। वह फर्श पर गिर गया। उसका सीना धौंकने की तरह चल रहा था। पसीने से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। कमरे के अंदर खामोशी थी। बाहर गलियारे में घिसटने की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। आर्यन ने अपनी सांस रोक ली। 1 मिनट बीता, फिर 2। बाहर सन्नाटा छा गया। वह चीज जो भी थी शायद चली गई थी। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाला। शुक्र है वह सिगरेट पीता था। उसने लाइटर जलाया। छोटी सी लौ ने कमरे को मध्यम रोशनी दी। यह कमरा किसी पुराने पुस्तकालय जैसा था। चारों तरफ धूल से भरी किताबों की अलमारियां थीं। हवा में पुरानी कागज और स्याही की महक थी। यहां बाहर जैसी सड़ांध नहीं थी। उसने लाइटर की रोशनी को मेज पर डाला। वहां धूल की मोटी परत के बीच एक लाल रंग की डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर जो चीज रखी थी उसे देखकर आर्यन की सांस अटक गई। वह एक इंसानी उंगली थी, सूखी हुई कटी हुई उंगली जिसे पेपरवेट की तरह इस्तेमाल किया गया था। आर्यन को उबकाई आने लगी, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते उसकी जिज्ञासा फिर जाग उठी। उसने रूमाल से उंगली को हटाकर डायरी उठाई। डायरी छमंदे की थी और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ठाकुर प्रताप सिंह 1922। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली।
पन्ने पीले पड़ आ चुके थे। उसने आखिरी पन्ना खोला, जिस पर लिखावट बहुत हड्डबद्दी में लिखी गई थी, जैसे लिखने वाला बहुत डरा हुआ हो। दिनांक 13 अक्टूबर 1922 अमावस्या। हमने गलती कर दी। तांत्रिक ने कहा था कि बलि देने से हवेली की दौलत बढ़ जाएगी, लेकिन हमने जिस चीज को बुलाया है वह दौलत नहीं मांग रही, वह खून मांग रही है। उसने मेरी पत्नी को ले लिया, मेरी बेटी को ले लिया। अब वह मेरे कमरे के बाहर खड़ी है, दरवाजे पर खरोंच रही है। यह हवेली अब घर नहीं, एक पिंजरा है, और हम सब इसके चूहे हैं। वह कभी तृप्त नहीं होगी। उसे हर अमावस को खून चाहिए। लिखावट वहीं खत्म हो गई थी और पन्ने के नीचे खून के छींटे सूखे हुए थे। आर्यन के हाथ से डायरी छूटकर गिर गई। हर अमावस, उसने बुदबुदाया। आज भी तो अमावस है। तभी कमरे के उस कोने से, जहां लाइटर की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, एक आवाज आई, किसी के कुर्सी पर हिलने की आवाज। आर्यन ने झटके से लाइटर उस दिशा में किया। कमरे के अंधेरे कोने में एक आराम कुर्सी रखी थी। वह खाली थी, लेकिन अभी अभी हिलना शुरू हुई थी, आगे पीछे, आगे पीछे। और उस कुर्सी के पीछे की दीवार पर एक परछाई उभरी। परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसके सिर पर बड्ढे बड्ढे सींग थे। लाइटर की गैस खत्म होने लगी थी। लौ फडफडाने लगी। रोशनी बुझने से ठीक पहले आर्यन ने देखा कि दरवाजे का हैंडल, जिसे उसने मेज से ब्लॉक किया था, धीरे धीरे नीचे दब रहा था। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई, और जो भारी मेज उसने दरवाजे के आगे लगाई थी, वह किसी खिलौने की तरह धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, एक तरफ सरकने लगी। दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आमंत्रित कर रहा हो। मेज फर्श पर बिना एक भी खरोंच की आवाज किए पीछे हट चुकी थी। लाइटर की आखिरी लौ फडफडाई और बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ अमावस्या की रात का वह काला सन्नाटा था, जिसमें इंसान को अपनी ही धड़कनें किसी नगादे की तरह सुनाई देती हैं। आर्यन दीवार से सटकर खड्डा हो गया। उसकी आंखों ने धीरे धीरे अंधेरे में तालमेल बिठाया। सामने गलियारे की नीली पड्डी डीएच चुकी धुंधली रोशनी में उसे वह आकृति दिखाई दी। वह वही औरत थी, लेकिन अब वह खड़ी नहीं थी। वह फर्श पर मगधी की तरह उलटी पद्दी थी। उसके हाथ पैर अजीब कोणों पर मुद्दे हुए थे। उसके बाल जमीन पर बिखरे थे, और वह धीरे धीरे रेंगते हुए कमरे के अंदर आ रही थी। उसके गले से एक घुरघुराहट निकल रही थी, जैसे किसी जंगली जानवर के अंदर से आती है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ भागा। मुझे यहां से निकलना होगा। उसने खिड़की का भारी शीशा तोड़ डालने के लिए पास रखी एक पीतल की मूर्ति उठाई और जोर से दे मारी। कांच के टुकड़े बिखर गए। जैसे ही कांच टूटा, उस चीज ने एक भयानक चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसानी फेफड़ों से निकल ही नहीं सकती थी। वह बिजली की तेजी से आर्यन की तरफ झपटी। आर्यन ने बिना पीछे देखे टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वह पहली मंजिल से नीचे गिरा। खुश नसीबी थी कि नीचे झाधियों का एक झुरमुट था, जिसने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसके पैर में एक तेज टीस उठी। शायद हड्डी टूट चुकी थी। वह लंगड़ाते हुए हवेली के मुख्य फाटक की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की हर खिड़की पर अब साए नाच रहे थे। सैकड़ों आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। पूरा घर जैसे अब जाग उठा था। उसे वह बूढ़ा, वह औरत और वह अजीब परछाई सब एक साथ हवेली की बालकनी पर खड़े दिखाई दिए। वे उसे देख रहे थे, लेकिन नीचे नहीं आ रहे थे, जैसे उनकी सीमा उस दहलीज तक ही हो। आर्यन ने किसी तरह गेट खोला और अपनी कार तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन एक बार घुरघुराया और बंद हो गया। नहीं, नहीं, अभी नहीं, वह चिल्लाया। हवेली की बालकनी से वह औरत नीचे कूदी, लेकिन जमीन पर गिरने के बजाय वह हवा में धुएं की तरह गायब हो गई और सीधे कार की छत पर आ गिरी। धप! छत का लोहा अंदर की तरफ धंस गया। आर्यन ने आखिरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई। कार स्टार्ट हो गई। उसने रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को पीछे की तरफ भगाया। कार की हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि हवेली का मुख्य द्वार अब धीरे धीरे धुंध में ओझल हो रहा था, लेकिन वह औरत अब भी कार की छत पर अपने नाखूनों से लोहे को कुरेद रही थी। जैसे ही कार ने रामपुर गांव की सीमा पार की, छत पर होने वाला शोर अचानक थम गया। आर्यन ने ब्रेक मारा और बाहर निकलकर देखा।
छत पर गहरे नाखूनों के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह का सूरज निकल रहा था, लेकिन आर्यन के लिए वह रात कभी खत्म नहीं हुई। आर्यन उस रात वहां से बच तो निकला, लेकिन वह वास्तव में कभी आजाद नहीं हुआ। आज भी जब वह किसी आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपना प्रतिबिंब थोड़ा अलग दिखाई देता है। कभी कभी सन्नाटे में उसे वही पायल की छन छन सुनाई देती है। और लोग कहते हैं कि रामपुर की उस हवेली में अमावस्या की रात को आज भी एक नई परछाई दिखाई देती है, जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती है। याद रखिए, कुछ दरवाजे सिर्फ बाहर से बंद नहीं होते, वे रूह के अंदर भी बंद हो जाते हैं। और शैतान को घर में घुसने के लिए बस एक निमंत्रण की जरूरत होती है। तो दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या वो साया भी चला गया? अपने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मत करना, शायद वो अभी भी वहीं खड्डा आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आज की इस सिहरन ने आपके खून को ठंडा कर दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस खौफनाक परिवार का हिस्सा बने। याद रखिए, रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर मैं फिर आऊंगा एक नई दास्तान के साथ। तब तक दुआ कीजिए कि आपकी रात चैन से गुजरे। शुभ रात्रि। अगर आप सो पाएं तो